हेलो स्टूडेंट, मस्ट वेलकम टू माय चैनल हुसैन ग्लोबल एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली कितना बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे काम करता है यहाँ पर। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए ताकि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सके। हाँ, और हम लोग आज ये भी जानेंगे कि यहाँ से रिफ्रैक्टोमीटर एक्चुअली होता क्या है और रिफ्रैक्टोमीटर कैसे काम करता है। और मान के चलिए कोई दूध है, उसका अगर प्योरिटी के बारे में पता करना है कि वो जो दूध है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। अशुद्ध का मतलब उसमें कितना पानी मिला हुआ है, वहां से हम लोग पता कर सकते हैं। कब? अगर ये आप कॉन्सेप्ट अगर सही से समझ गए, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर रिफ्लेक्टोमीटर के बारे में जानना है तो हमारे साथ इन वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहे ताकि इस रिफ्लेक्टोमीटर के बारे में आप सही से पूरा समझ सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं यहाँ से बिना लेट किए हुए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप को यानी नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, फिर उसके बाद क्या है, यानी शुरू करेंगे यानी जड़ से आप पहुंचेंगे कहाँ तक, ऊपर तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ कहाँ यूज किया था उसके बारे में। ठीक है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि चौधरी जी जो हम लोग को दूध पिला रहे हैं उसको शुद्ध पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे हैं, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे यहाँ से। ठीक है, ताकि हम भी दूध पीते हैं, देखते हैं कि भला हमको भी चौधरी जी कितना उसमें पानी मिला रहे हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्ट होता क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इसके पहले के वीडियो में हम लोग लेक्चर में यहाँ से हमने जान चुके थे रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं ताकि दिमाग में यहाँ से आ जाए। तो देखिए, जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराता है, फिर टकरा कर फिर उसी तरफ मुड़ कर चले जाता है, तो इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है। तो सीधे इसमें होता क्या है, यानी जब रे ऑफ लाइट आकर इस सरफेस से टकराकर अंदर की तरफ चला जाता है तो इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब टकरा कर अंदर चले जाता है। ठीक है, तो इसी रिफ्लेक्शन के आधार पर हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्टोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। रिफ्रैक्शन ठीक है, अब देखिए तो रिफ्लेक्शन क्या है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन टू, ठीक है, मतलब सॉरी, यानी द डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या ऐसे भी कह सकते हैं इन द पासिंग ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम वन सरफेस टू या वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी बहुत तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं लेकिन सबका मीनिंग एक ही चीज होगा। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग अपने तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं, यानी when a rays of light passing from one medium to other medium and it's deviate from original path is called refraction of light। ठीक है, ये हम अपने अनुसार लिख लिए, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो सबका कहानी क्या है, सबका कहानी एक ही है, मतलब रे ऑफ लाइट एक सरफेस से टकराकर फिर दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है तो वो डेविएट करता है, तो इसी घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है यानी बहुत से मटेरियल में होता है। ठीक है, जैसे आपको वाटर हो गया, आपको मिल्क हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, जैतून का तेल हो गया, ठीक है, या ग्लास हो गया, ठीक है, एयर हो गया। तो ये जो रे ऑफ लाइट जो है अलग अलग मीडियम में एंटर कर देता है। ठीक है, अलग अलग मीडियम में एंटर करने का उसका जो स्पीड जो होता है लाइट का, उस सब में चेंज होता है। ठीक है, तो इसके थ्योरी के आधार पर हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर या और चीज को हम लोग समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से
तो सबसे पहले इसके पहले न्यूटन ने बताया था कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है यानी रेयर से डेंसर में, तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। इसने किसने बताया था? न्यूटन ने। तो फिर न्यूटन के बात को उसको यानी गलत बताया जो था अपने अनुसार कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यानी रेयर से जब डेंसर में एंटर करता है तो इसका स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन ये एक्चुअली गलत था। ठीक है, रेयर से जब डेंसर में जब लाइट यानी एंटर करता है तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो इस बात को और साइंटिस्ट ने बताया, तो उस थ्योरी को हम लोग मानते हैं। और न्यूटन का बात का क्या है, कोई वैल्यू नहीं रहा है, उनके बात को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर मीडियम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मीडियम का मतलब ये होता है, मीडियम जिसको हिंदी में बोला जाता है माध्यम। तो लाइट जिसके थ्रू जब एंटर करता है या जिसमें होकर गुजरता है उसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मीडियम में क्या हो गया, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। ठीक है, कोई भी ऑयल हो गया, अभी मत कहिए कि सर ऑलिव ऑयल बोल रहे हैं, जैतून का तेल ही बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है लिक्विड जिसमें लाइट एंटर करता हो। ठीक है, तो एक्सेट्रा डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका मीडियम। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर और थोड़ा क्लियरिटी समझ में आएगा। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर ये 1 2 3 4। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छा समझ में आए। मान के चलिए यहाँ पर एयर रख दिए, ये वाटर हो गया, ये मान के चलिए केरोसिन हो गया, और ये है ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये चार यहाँ पर 4 बॉक्स बनाए। ठीक है, चारों में 4 तरह का मटेरियल रख दिए। ठीक है, अब जैसे ये लाइट जब एंटर करेगा यहाँ से, ठीक है, जब यहाँ पर जब एंटर करेगा तो सभी में लाइट जो है इसका स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आएगा तो कुछ और अलग होगा, इसमें आएगा तो कुछ अलग होगा, इसमें आएगा तो कुछ अलग होगा, इसमें आएगा तो कुछ अलग होगा। तो जिसमें ये एंटर कर रहा है, जा रहा है, इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग मीडियम बोलते हैं। जैसे ये एयर हो गया, वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, और ऑलिव ऑयल हो गया, जैतून का तेल। जैतून का तेल क्या है, बहुत यानी महंगा है, हम लोग यानी अभी तनसीब में नहीं है। अब समझिए कि 2000 या 2500 के रुपये पर लीटर है जैतून का तेल, लेकिन उसका बेनिफिट भी होता है, विटामिन डी ई के सब मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यानी मीडियम बोला जाता है, मतलब लाइट जिसमें एंटर करे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मीडियम क्लियर हो गया, एयर भी एक तरह का मीडियम है, और वैक्यूम में भी लाइट एंटर करता है तो भी एक तरह का। तो ये हो गया आपका मीडियम। मीडियम का मतलब लाइट जिसमें एंटर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पर यानी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ पर ये डाउट है, हम बिल्कुल बिंदास टेंशन फ्री हम अवेलेबल हैं 24/7 24 घंटा। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से कि मीडियम, उसके बाद देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इसका थ्योरी क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अब उसकी मिटाते हैं यहाँ से, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए, तो ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि हर किसी को यानी अच्छा से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो, यानी अच्छा से फिजिक्स का यानी नॉलेज हो, खासकर हमारे यानी बिहार के स्टूडेंट्स हो, चाहे खासकर हमारे जिला का स्टूडेंट है, सिवान जिला का स्टूडेंट हो, चाहे बिहार में का इंडिया में कहीं के बच्चे हो, अच्छा से पढ़े, यानी उसका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और अच्छा हो। ठीक है, और खासकर मेरा फोकस है यानी अपने सिवान जिला के बच्चे, क्योंकि हमारे सिवान जिला के बच्चे बहुत यानी वीक हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग जानेंगे कि इसके पहले जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, सेम उसी तरह इसमें भी 2 लॉज है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो उसको देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो थोड़ा सा मेरा स्केल किधर है, तो ये हमारा स्केल रहा। तो अगर थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ से, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, 2 लॉज कौन है उसको देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा एक फिगर बना लें ताकि समझाने में हमको और आसान होगा।
ठीक है, ये एम और ये एम डैश, ठीक है, कोई सरफेस है। अब ये है आपका ये है सरफेस, इसको ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है एन डैश। अब एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो है, अब यहां से ठीक है, थोड़ा यहां पर ये हो गया। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहां से कि ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। उस तरफ जिसके पहले मिरर में जो पढ़े थे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसी तरफ इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखिए इसमें देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस। पहला लॉज क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम पॉइंट, मतलब तीनों कहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट पर मिल रहा है। तो ये हमारा पहला लॉ हो गया, मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और क्या है यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम पॉइंट ऑफ द प्लेन, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। हाँ एक और चीज़ भूल गए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये हो गया हमारा पहला लॉ, रेस ऑल लाइज ऑन द सेम पॉइंट is called point of incidence। point of incidence मतलब point of incidence क्या आ गया, O, ठीक है, फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ क्या बता रहा है, यानी फर्स्ट लॉ तो एकदम स्टेटमेंट है, दूसरा लॉ क्या है, मैथमेटिकली उसको हम लोग देखेंगे। तो दूसरा लॉ ये बताता है कि द रेशियो ऑफ साइन आई, माने साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड, यानी रिफ्रैक्टिव, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सेकंड लॉस, यानी द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is called constant। refraction is constant, that is called Snell's law। Snell's laws, ठीक है। थोड़ा सा और इसको आगे कर दे, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसको मैथमेटिकली थोड़ा ऊपर का हेडिंग को हम लोग थोड़ा मिटा दें। अब हम बात करते हैं द रेशियो ऑफ साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये आई,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन है, आर। तो इसका साइन एंगल साइन आई अपन साइन आर वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या है, तो अभी ये बताया था स्नेल्स लॉ, यानी साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको मिटाते हैं यहां से, ये आ गया कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट कोई एक नंबर होता है, प्योर नंबर, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ना कोई उसका यूनिट होता है। ठीक है, कांस्टेंट यानी प्योर नंबर, प्योर नंबर जैसे 1 2 3, इसका क्या होगा, नो यूनिट, नो यूनिट, नो डायमेंशन। ठीक है, तो अब देखिए ये जो प्योर जो नंबर है, इस नंबर से हम बहुत चीज हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो गया कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग, ये जो कांस्टेंट आया इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से लिखते हैं, या किसी किसी में बुक में देखिएगा यहाँ पर म्यू लिखा रहता है, ये हो गया आपका म्यू। ठीक है, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम अभी तक ले क्या पढ़ चुके हैं यहाँ से, ये स्नेल्स का जो सेकेंड लॉ जो है वो क्या होता है, साइन आई अपन साइन आर कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वो जो कांस्टेंट जो नंबर जो आएगा वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे इसके बारे में, थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। तो देखिए, तो ये हो गया आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए गौर से, अब हम इसमें अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब अगर ये पूरा आई एंगल जितना होगा उतना है, तो ये टोटल होगा ना आई। ठीक है, तो टोटल अगर आई में से अगर आर को माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, यानी इसी को बोलते हैं डेल्टा, मतलब आई माइनस आर, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो कोई पूछेगा एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब, एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा क्या है, तो क्या बताएंगे हम लोग, तो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब आई माइनस आर, यानी डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर इक्वल एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अब इस एंगल ऑफ डेविएशन के आधार पर हम लोग बहुत चीज पता कर सकते हैं, देखने में तो छोटा चीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद डेल्टा क्या आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये सब क्या है, एंगल है। तो इसको तब तक उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एंगल ऑफ डेविएशन, उसके बाद हम लोग क्या क्या पता करते हैं, सब धीरे धीरे पता कर लेंगे यहाँ से। तो चलिए, एंगल ऑफ स्नेल्स लॉ हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ से थोड़ा सा और क्या देख लें यहाँ से, थोड़ा सा अब हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, वो हमें क्या बताता है, या कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ से, साइन आई अपन साइन आर, उसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये कोई रे ऑफ लाइट है, सॉरी ये नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट ऐसे आकर बेंड कर गई, आई है। ठीक है, और ये हो गया आपका आर। अब देखिए उसका अगर मान के चलिए 60 डिग्री है, आर कितना है, आर बराबर 30 डिग्री, तो डेविएशन एंगल कितना है, डेल्टा इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेविएशन एंगल, तो हम लोग चूंकि जानते हैं डेविएशन इक्वल टू क्या था, आई माइनस आर, यानी आई की वैल्यू 60 माइनस आर कितना गया 30, मतलब यानी 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट रे
ये 60 डिग्री से आ रहा था और रिफ्रैक्टेड रे कितना से बेंड हो गया, 30 डिग्री से। मतलब डेविएशन एंगल बता रहा है कि इंसिडेंट रे 60 डिग्री पर आ रहा था, एंटर कर रहा था, और जैसे मीडियम में एंटर किया तो एंगल ऑफ डेविएशन उसका कितना हो गया, 30 डिग्री। समझ रहा है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि यानी एंगल ऑफ डेविएशन मतलब इसका ओरिजिनल पाथ से 30 डिग्री पर वो डेविएट कर गया। अब हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं और कुछ क्वेश्चन एग्जांपल नहीं। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम लोग एन से लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा इंक भर लिया जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है, तो यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हो गया। तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो यानी साइन आई अपन साइन आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं लैंग्वेज में, यानी इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ speed of light in vacuum, या एयर भी लिख सकते हैं, इन एयर टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब इसका फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये एक रेशियो है, ऐसे भी बोल सकते हैं, किस चीज का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, मतलब एयर के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है तो उसका जो स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होता है वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करा। अब थोड़ा सा इसका एक फार्मूला लिखते हैं यहाँ से, इफ स्पीड ऑफ लाइट इज सी इन एयर एंड स्पीड ऑफ light in a medium is V, then refractive index n is, तो n इक्वल टू C by V। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो कितना अच्छा गया फॉर्मूला आ गया यहाँ से। अगर लाइट का यानी स्पीड ऑफ, मतलब लाइट का स्पीड एयर में जब एंटर कर रहा है तब, और वहीं लाइट का स्पीड किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, तो दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी सी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अभी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, फॉर्मूला क्या हो गया, एन इक्वल टू सी बाई भी, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया एन इक्वल टू सी बाई भी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम
अपन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इससे क्या पता चलता है, तो हर मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू से हम लोग उसके बारे में पता कर सकते हैं, प्योरिटी के बारे में पता कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे मान के चलिए कि इसको थोड़ा और आगे हम लोग समझते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो दो टाइप होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी टाइप लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसका दो टाइप्स होता है, एक हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जितना पढ़ा दिए यहाँ पर सब बुक में भी इतना नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जितना पढ़ा है बहुत सफिशिएंट है, इतना हमको यानी 10th लेवल पर इतना जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिए क्योंकि सब कोई तो अपना ही है। अब देखिए, तो कर यहाँ से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दो टाइप्स का होता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, तो एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, इसको बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो इसमें जो होता है इसको समझेंगे यहां से, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है जब एयर के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एयर होना चाहिए एयर के रेस्पेक्ट में अदर मीडियम, तो उसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट, मतलब एयर के रेस्पेक्ट में अदर मीडियम। ठीक है, पहला नंबर एयर होना चाहिए, दूसरा नंबर कोई भी मीडियम होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब बात आ रहा है यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कि इसमें एयर नहीं आएगा, इसमें एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट, ठीक है, मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब यानी एक मीडियम के रेस्पेक्ट में अदर मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यहां से कि यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसका एक्चुअली फॉर्मूला, उसको थोड़ा सा देखें, एक फॉर्मूला देखे हैं, तब तक इसको तारीफ, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहां से। तो अब देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझ आ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एन बराबर क्या हो गया, C/V। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से थोड़ा सा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कि कुछ वैल्यू क्या होता है, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो क्या बोलते हैं इसका, अब देखते हैं इस पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिलेशन देखते हैं यहां पर। अगर मान के चलिए यहां से
ये एक मीडियम है, ठीक है। ये है आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये नॉर्मल ए ओ बी, ये हो गया एम और एम डैश, एन और एन डैश, ठीक है। अब देखिए अगर इसका ये एक मीडियम 1 है, मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। आगे लिखने का तरीका, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 with respect to n1। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 को हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, n2 पहले लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, n1 के, तो n1 बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला n21। अभी क्या हो गया आपका c/v, ठीक है। तो इसका हम लोग ऐसे लिख लेंगे, यानी n2/n1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अगर हमको इसी का लिखना होता, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 विथ रेस्पेक्ट टू n2, तो अगर n1 का अगर निकालना होगा तो पहले n1 लिखेंगे और ये n1 ऐसे आ जाएगा और ये n2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया n12 बराबर n1/n2। मतलब जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा उसको पहले लिखेंगे और ये जो पहले वाला ऊपर होगा, देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब बात करते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर n ग्लास का निकालना है वाटर के रेस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का पहले निकालना हम लोग, इसका मतलब पहले है ग्लास, तो इसका मतलब ग्लास का निकालना है, ठीक है। तो NgW बराबर Ng/NW लिखेंगे, ठीक है। ग्लास का और वाटर का नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मेथड है, तरीका, जेन्युइन तरीका। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं यहाँ पर क्योंकि बहुत देर से हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ से लिखने का तरीका, ठीक है। तो लिखने का तो तरीका ये है, हम लोग ऐसे लिख पाएंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब हम बात करें, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, इसके पहले हम पढ़ चुके थे कि n2 यानी n2 केस फर्स्ट, ठीक है। अगर लाइट n1 से अगर n2 में एंटर कर रहा है, ठीक है, यानी व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम n1 टू n2, मतलब लाइट n1 से चलकर n2 में अगर एंटर जाएगा तो इसको बोलेंगे रेयर मीडियम, n2 में आएगा तो उसको डेंसर मीडियम, ठीक है। मतलब n1 से n2 में गया है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली n21 और इसको n2/n1 लिखेंगे, क्लियर। अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ से n21, इसका मतलब यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ज़्यादा है। देखिए I क्या है, ज़्यादा है, और R क्या है, कम है। तो केस 1 में क्या होगा, I क्या है, ग्रेटर देन R, मतलब लाइट जो है कहाँ से एंटर कर रहा है, तो लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा, ठीक है। रेयर टू डेंसर,
ठीक है, रेयर टू डेंसर। अब हम बात करते हैं रेयर और डेंसर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा दे। रेयर, रेयर और डेंसर। ठीक है, तो रेयर का मतलब उसको बोलते हैं वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, उसको हम लोग रेयर कंसीडर करते हैं। और लाइट का स्पीड जिसमें कम होगा उसको डेंसर मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड इसमें बात करते हैं, इस पिक्चर में लाइट का स्पीड ये एयर है, मान के चलिए अगर ये एयर है और ये दूसरा मीडियम है, तो एयर में ज़्यादा होगा लाइट का स्पीड, तो ये हो जाएगा रेयर और ये हो जाएगा आपका डेंसर। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बड़ा होगा, आई ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो रेयर का मतलब स्पीड क्या होगा, स्पीड मैक्सिमम होगा लाइट का। डेंसर मतलब स्पीड लेस, मतलब कम, शॉर्टकट में समझने के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर इसी में अगर मान के चलिए, थोड़ा सा किसको मिटा दिया जाए कि अगर रे ऑफ लाइट, ये तो रेयर से डेंसर में चली गई, ठीक है, अगर डेंसर से अगर रेयर में जाता है तो अब क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है, यानी केस 2, यानी व्हेन। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पर, एक और चीज नोट कर लेते हैं कि देखिए ये है आपका नॉर्मल। अब देखिए जब रेयर से जब डेंसर में आता है रे ऑफ लाइट, तो ये रे ऑफ लाइट किधर बेंड कर रहा है, ये नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रेज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। अब बात करते हैं व्हेन रेज ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, तो डेंसर से जब रेयर में एंटर करेगा तो क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा रेयर, इस सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस एम और एम डैश। और देखिए जैसे ये रे ऑफ लाइट ऐसे, और ये क्या है, दूर चली गई। ठीक है, ये है हमारा N2 और ये है N1। अब ये हो गया, यानी ये हो गया आपका I और ये हो गया आपका R। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये हो गया आपका ये सेकंड मीडियम। अब ये हो गया आपका पहला मीडियम। तो हम लोग इसको किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, तो N2 मीडियम से N1 में जा रहा है। तो N1 में जा रहा है तो इसको N1 को पहले लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, N12 मतलब N1 अपन N2। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें क्या आ गया, आई कम हो गया और आर का मान ज़्यादा होगा, तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा और आई का मान कम। तो ये कंडीशन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बात यहाँ से क्या क्या समझ में आ गया कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करेगा तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर जो होता है, माने ज़्यादा होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम। अगर वहीं रे ऑफ लाइट डेंसर से अगर एयर में जाता है, डेंसर से रेयर में जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर का मान ज़्यादा होगा, आई का मान कम होगा और ये नॉर्मल से दूर हटेगा, मतलब बेंड्स अवे द नॉर्मल। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा अब यहाँ पर इसका हम लोग यूज करेंगे कुछ वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या समझे कि अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर ये कोई मीडियम है, ठीक है, ये I है, ये R है, ये 1 मीडियम 2 मीडियम, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी साइन I अपन
साइन आर इक्वल टू N21, मतलब वन मीडियम से दूसरा में एंटर कर रहा था, N21 हो गया। ठीक है, ऐसे। अब N21 को और कैसे लिख सकते हैं, N21 बराबर N2 अपन N1, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करें इसको और कैसे लिख सकते हैं, N21 बराबर N2 अपन N1। अब गौर से देखें, इसको हम लोग N21 बराबर N2 बाई N1, और हम लोग जानते हैं इसके पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे, N बराबर C बाई V। ठीक है, तो N21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, N2 बाई N2 ये क्या देगा, C बाई V2 बाई C बाई V1, और C बाई V2 को हम लोग V1 बाई C लिख सकते हैं, C कट गया, और N21 बराबर V1 बाई V2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दो मीडियम दिया हुआ है, ठीक है, इसको मिटा दे। अगर आपको दो मीडियम दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, अब देखिए अगर ये दो मीडियम दिया है, ये N1 और ये N2, और लाइट अगर ऐसे आ रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है, ये I है, अगर ये R है, तो आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या आ गया, N21 बराबर V1 बाई V2। ये कब लगेगा, अगर दो मीडियम दिया हुआ है, दोनों मीडियम में अगर लाइट का स्पीड अगर मालूम होगा, तो देखिए ये हो गया, इसका वेलोसिटी क्या है V1, और इसमें क्या जाएगा V2, तो N21 बराबर V1 बाई V2। अगर ऐसे रहेगा N12, तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर पहले वाला जो होगा, ये यहाँ पर अगर 2 है तो इसका ऊपर उल्टा हो जाएगा V1, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर V2 बाई V1 होता है। ठीक है, अगर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये V1 दिया है, मान के चलिए V1 दिया है 3 इंटू 10⁸, और V2 दिया है 1.5 इंटू 10⁸। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, यानी क्या है, तो कैसे निकलेगा, V1 अपन V2, यानी N21 बराबर V1 अपन V2। तो V1 का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁸, और 1.5 इंटू 10⁸, ये से ये कट गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, N21 इक्वल टू, ये 0 ऊपर चलेगा 30/15 कट गया, यानी 2 आ गया। ठीक है, तो 2 हो गया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, उस मटेरियल जो होगा ये एंटर कर रहा है, ये जो मटेरियल जो है इसका कोई वैसा मटेरियल होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। अब हम लोग इसके आधार पर थोड़ा समझते हैं यहाँ पर कि हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जैसे वाटर हो गया, जैसे मटेरियल हो गया, मटेरियल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे वाटर हो गया, तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, लगभग n बराबर 1.00 कुछ होता है, लेकिन हम लोग n बराबर 1 लेते हैं। ठीक है, सॉरी वाटर बोल रहे हैं, एयर के लिए 1, वाटर के लिए 1. n बराबर 1.33 ऐसे। उसी तरफ अल्कोहल के लिए, उसी तरफ डायमंड के लिए होता है, डायमंड, तो हर चीज़ का अलग अलग होता है। इसके लिए 2.42 ऐसे होता है, 2.42 या 4.2 ऐसे होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा यानी डाउट है, देख लेना पड़ेगा थोड़ा सा, 2.42 है या 4.2, लगभग शायद 2 भी होगा ऐसे। तो हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो देखिए, अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा, यानी n का वैल्यू ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो स्पीड जो होगा लाइट का क्या होगा, ज़्यादा, सॉरी n कम तो स्पीड ज़्यादा, और n का वैल्यू ज़्यादा तो स्पीड क्या आ जाएगा, यानी कम। तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1 का होता है, तो इसीलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज़्यादा होता है। और डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डायमंड का 2.42 सबसे ज़्यादा डायमंड का ही होता है। ठीक है, तो उसमें यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से डायमंड में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसके आधार पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है रिफ्रैक्टोमीटर। उस रिफ्रैक्टोमीटर के से हम लोग पता कर लेंगे कि जो कोई लिक्विड है जैसे दूध है वो सही है कि गलत। तो कैसे उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो जनरली वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है यहाँ पर 1.3। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है, ठीक है। और उसके बाद प्योर मिल्क जो होता है दूध, प्योर मिल्क, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 यानी उसका 1.34 से लेकर 1.35 के बीच होता है। किसका? तो प्योर मिल्क का। अब वो रिफ्रैक्टोमीटर होता क्या है, स्पीड जो है उसको मेजर करता है। किसका? तो जब लाइट उस मिल्क में जब एंटर करता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, कम है ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए क्या है यहाँ पर, ये है आपका वाटर। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और मिल्क का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.34 से लेकर 1.35 तक, ठीक है। तो अगर ये दूध है जैसे मान के चलिए, अगर इसमें पानी मिलाएंगे, ठीक है, इसमें अगर थोड़ा सा हम लोग वाटर को अगर मिला देंगे तो क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कम होगा मतलब 1.34, ये तो क्या है 1.34 से लेकर 1.35 के बीच होता है दूध का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे ही इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और जैसे कम हो जाएगा 1.34 से 1.35 से और कम हो जाएगा, मतलब जैसे मान के चलिए कम मतलब 1.34 और 1.20 या कुछ हो जाएगा या 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग समझ लेंगे कि इसमें कुछ मिलावट है, ठीक है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर वो रिफ्रैक्टोमीटर यानी वर्क करता है और वहाँ से पता कर लेता है, ठीक है, कि इसमें कितना दूध मिला हुआ है। हाँ, एक और चीज़, लगभग ये रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है वो 1% यानी 1% अगर कंसंट्रेशन इसमें अगर मान इसमें मिला हुआ हो वाटर तो उसको बता देगा। मतलब अगर 100 ml में अगर 1 ml अगर उसमें वाटर होगा उसको भी बता देगा। और 1 ml वाटर जो होता है लगभग 20 बूंद होता है, ठीक है। और 20 बूंद अगर समझ लीजिए 20 बूंद मिलकर 1 ml होता है और वो रिफ्रैक्टोमीटर 1 ml को वो दूध को बता देगा कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसका मिलावट है या नहीं। तो आप समझ लीजिए कि वो रिफ्रैक्टोमीटर का जो एक्यूरेसी कितना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टोमीटर जो बहुत एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम लोग लिक्विड का प्योरिटी के बारे में पता करते हैं, यानी किसके आधार पर, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हर चीज़ का एक रेंज में होता है, ठीक है। और जैसे उसको मेजर करेंगे रिफ्रैक्टोमीटर से तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देगा उससे कम है कि ज़्यादा है, तो उसके आधार पर हम लोग उसको पता कर लेते हैं ये प्योर है कि अनप्योर है। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में और उसमें देखेंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उसमें देखेंगे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा डेली का यही रूटीन है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जरूर इस पर कमेंट करें और बताएं कि हम वीडियो कैसे लगेगा, ताकि हमको एक इम्प्रेशन और अंदर से एनर्जी मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और फॉर कीप सपोर्टिंग, यानी आप लोग का सहयोग से हमारा यानी बहुत अच्छा है, यानी वीडियो का ग्रोइंग हो रहा है। तो कीप सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।